बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फरूख पुड़ाइच। नाज़रीन, मुआहदे के बावजूद ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग है कि थमने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान, कतर और दीगर जो सालिस मुल्क हैं वो जंग के शोलों को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। तज़किरा करेंगे नस्ला टावर के निज़ाम को 4 साल गुजर जाने के बाद वफाकी आईनी अदालत ने क्या तारीखी फ़ैसला दिया है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के बयान की, जिसमें उन्होंने कहा, दावा किया है कि पाकिस्तान में नाइट पार्टीज़ जो कल्चर है वो एड्स बढ़ने की बड़ी वजह है। एक लम्हे को मुस्तफ़ा कमाल की बात को दुरुस्त मान लेते हैं, मगर मुल्क भर में अब तक एड्स के मजमूई तौर पर 1,08,400 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब में इस वक्त 45,000 मरीज़ एड्स के वायरस के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर इस वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, जहां 10,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब के दीगर शहरों में भी सूरत हाल अबतर है। फैसलाबाद में 5,000, मुल्तान में 3,000 से ज़ायद, सरगोदा और गुजरात में 2,800 से ज़ायद, जबकि ननकाना साहब में 2,000 से ज़ायद इस मोजी मर्ज में मुब्तला पाए गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में 1,877 केसेस मौजूद हैं, जबकि बन्नू में 988 अफराद एड्स से मुतासर हैं। इसके अलावा मर्दान, चारसद्दा, सवाड़ी और नवाज जैसे जो शहर हैं उनमें भी एड्स के मरीजों की तस्दीक हुई है, जिससे जाहिर होता है कि ये वायरस सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में जड़ें पकड़ रहा है। HIV पॉजिटिव केसेस की तादाद के लिहाज से सिंध तीसरे नंबर पर आता है। सूबे में मजमूई तौर पर 15,639 अफराद इस वायरस का शिकार हैं। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जहां 2,614 अफराद इस वायरस से मुतासर हैं। बलोचिस्तान दीगर इलाकों में भी केसेस सामने आए हैं, जिनमें तरबत में 368 और हुब में 159, नसीराबाद में 66, लोरालाई में 96 केसेस शामिल हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एड्स के केसेस की तादाद 4,756 रिपोर्ट की गई है। तिबी माहिरीन के मुताबिक एड्स के केसेस की हकीकी तादाद 3.5 लाख से भी ज़ायद हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी बीमारी से लाइल्म रहते हैं या समाजी बदनामी के डर से टेस्ट नहीं करवाते। अब सवाल ये है कि छोटे शहरों और कस्बों में एड्स की तादाद बढ़ रही है, क्या इन शहरों में भी पार्टीज़ होती हैं? ये सारा मामला क्या है? पाकिस्तान में माहाना 40 एड्स केसेस, और ये जो वज़ीर सेहत बयान दे रहे हैं कि नाइट जो पार्टीज़ होती हैं उस कल्चर की वजह से एड्स जो है बढ़ रहा है। इसके ऊपर हमारे साथ डॉक्टर राना जवाद असगर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पहले ज़रा सुन लेते हैं कि वज़ीर सेहत क्या कह रहे हैं, फिर बात करते हैं। फॉर्चुनेटली जो है वो एक ये वबा, ये नाइट पार्टीज वाला और यंगस्टर्स में ये जो आइस और ये तमाम ड्रग्स की जो चीज बढ़ रही है, हवाले से भी बहुत सारे केसेस जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं HIV के। तो और मैं वालदैन से भी कहता हूँ कि थोड़ा सा बच्चों से जो है पूछ गछ की जाए कि रात कहाँ जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और उनकी खबर रखी जाए कि कहीं खुदा न खास्ता जो है वो किसी गलत माहौल में किसी जगह पे जो है वो उनका उठना बैठना तो नहीं है। कई ऐसे केसेस हमारे पास आए हुए हैं कि जो ना कि सिरिंजेस के गलत इस्तेमाल से है, ना वो सेक्स वर्कर हैं, वो बल्कि इस तरह की नाइट पार्टीज में जो कि ड्रग्स लेने के बाद जो चीजें होती हैं उसके बाद जो है वो चीजों का इसके सिम्टम्स आए। जी डॉक्टर साहब, आपने ये बात सुनी उनकी, ये किस हद तक ठीक है जो वज़ीर सेहत कह रहे हैं? क्या नाइट पार्टीज़ जो हैं ये कल्चर जो है इसकी वजह से ख़राबी है? उन्होंने फिर निशानदेही भी की कि वो दीगर किसी चीज़ के इस्तेमाल से नहीं, या वो ये हो क्या रहा है, ये जो वो कह रहे हैं वज़ीर सेहत, किस हद तक ये ठीक है, दुरुस्त है? जी बहुत शुक्रिया, एक अहम मौजू है, आपने दावत दी। देखिए, जो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं वो एक फैक्चुअल बात है। पूरी दुनिया के अंदर जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनके अंदर वही ग्रुप हैं जो नशा करते हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल जो जिनसी तल्लुकात है वो रखते हैं और मल्टीपल पार्टनर रखते हैं। तो ये नॉन रिस्क फैक्टर है इस चीज के। जो पाकिस्तान की उन्होंने बात की है तो वो डेटा क्योंकि पब्लिक नहीं होता तो इस वजह से हमारी तो उस डेटे तक रसाई नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली बताया है कि ऐसे लोगों के अंदर जो बाकी रिस्क फैक्टर हैं, जो बड़े रिस्क फैक्टर हैं, यानी इंजेक्टेबल ड्रग यूज वो नहीं है, और ये वो लोग हैं जो पार्टीज वगैरह पे जाते हैं और नशा वहां पे करते हैं। तो नशे के अंदर ये कोई नई इसमें मेरे लिए खबर नहीं है। नहीं, मैं समझ नहीं पाया कि नशे की वजह से या नशे के बाद किया गया कोई अमल है, या आपने कहा जैसा मल्टीपल पार्टनर्स, उस वजह से ये उस तरफ निशानदेही कर रहे हैं। देखिए, जब कोई भी शख्स नशा करता है उन पार्टीज में, खास तौर पे जब नशा होता है तो वहां के अंदर जिसे हम कहते हैं कि
बगैर प्रोटेक्शन के जिनसे अमल किए जाते हैं और मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, अगर ये मिक्स्ड पार्टीज हैं और ये पूरी दुनिया में है, तो ये एक हाई रिस्क ग्रुप बन जाता है ऑटोमेटिकली, जिसके अंदर एचआईवी फैलने का ज्यादा चांस होता है। जो नशे में है उसको तो इस बात की होश नहीं होती, ना उसको केयर वो करता है कि उसने प्रोटेक्शन अपनी की हुई है या उसको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये नॉन रिस्क फैक्टर्स ग्रुप्स हैं जिनके अंदर ये है। प्रॉब्लम ये होता है कि पहले ये बीमारी जो एचआईवी की है ये हाई रिस्क ग्रुप्स के अंदर ही रहती है। अच्छा। पाकिस्तान में कई सालों से ये हाई रिस्क ग्रुप्स के अंदर थी और 2009 से हमने इसके ऊपर वार्न करना शुरू किया था कि ये स्पिल ओवर हो रही है जनरल पॉपुलेशन में। तो अब जो मुझे लग रहा है कि जो मिनिस्टर साहब ने कहा है वो ये है कि वैसे ये इंजेक्टेबल ड्रग यूज नहीं है, लेकिन ये पार्टीज पे जाते हैं और वहां अनप्रोटेक्टेड सेक्स प्रोबेबली होता है, जिसकी वजह से इनको एचआईवी इन्फेक्शन हो रही है। ठीक है, और ये इसकी वजूहात में क्या क्या है? मोटी मोटी तो यही है, ये आपने बता दिया, इस तरह से बगैर प्रोटेक्शन के और मल्टीपल पार्टनर्स रखना। इसके अलावा क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? ये बीमारी किस तरह आ सकती है? देखिए जो और जो मैं इसमें यहाँ थोड़ा सा ये तो जो आपके नाज़रीन की इस पे कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी आउटब्रेक्स पिछले चंद सालों में आई हैं एचआईवी की, वो हमारे हेल्थ सिस्टम की नाकामी थी। वो इंजेक्शंस को दोबारा धो धा के या दोबारा रीयूज किया गया, सिरिंजेस को, हॉस्पिटल्स के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस नहीं थी, इंक्लूडिंग लाड़काना, आपके तोसा और आपके जो हालिया कराची के अंदर। ये बहुत बड़ी मेजर आपके सिस्टम की फेलियर्स हैं कि एक हॉस्पिटल के अंदर जाके या हेल्थ सिस्टम में जाके उन बच्चों को रीयूजेबल सिरिंजेस लगी जिससे इतने बच्चे इन्फेक्ट हुए। तो पाकिस्तान के अंदर अभी भी जो डेटा हमारे सामने है, जो बड़ा रिस्क ग्रुप है वो उन इंजेक्शंस को या सिरिंजेस को दोबारा यूज करना है जो एक दफा यूज करनी चाहिए, और इंजेक्शंस का ज्यादा इस्तेमाल है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जहां फी का सबसे ज्यादा इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और उसकी एक वजह मरीजों के या बच्चों के वालिदैन का दबाव होता है डॉक्टर्स के ऊपर कि जी हमारे बच्चे को आप इंजेक्शन लगाएं ताकि ये जल्दी ठीक हो। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे मुल्क में एचआईवी की आउटब्रेक। और इसमें तो वो बच्चा या उसके वालिदैन किसी तरह भी उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि जो सिरिंज उसे लग रही है वो दूसरी मरतबा यूज़ हो रही है और वो एड्स जैसे मर्ज की तरफ ले जाएगी उसे। जी हाँ, उनको तो इल्म नहीं होता, लेकिन इस वजह से हमें मरीजों की ये आगाही की जरूरत है कि 90% या 95% आपको जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज बगैर इंजेक्शन के हो सकता है और बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, इब्तिदाई रूरल एरियाज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, इलामात जो हैं इब्तिदाई इसकी, कि किसी को पता चले, यहाँ पर आया ना हमारे सामने कि कुछ लोग समाजी बदनामी के डर से भी इसको इलाज की तरफ या इसका तशखीस की तरफ नहीं जाते, तो इब्तिदाई इलामात क्या हैं इसकी? देखिए, स्टिग्मा इसके साथ बहुत ज्यादा है, और आपकी बात सही है कि जिन लोगों को पता भी लग जाता है वो भी बाज दफा ओपनली उसको डिस्क्लोज नहीं करते, और बाज लोग आगे उस बीमारी को फैला रहे होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह हेपेटाइटिस सी है, इस तरह एचआईवी की भी अलामत फौरी नहीं आती। हो सकता है सालों के बाद आपको इल्म हो, लेकिन जो इसकी बड़ी अलामत है उसके अंदर आपको कंटिन्यूस बुखार रह रहा है, आपका वजन कम हो रहा है, और ये ऑन लॉन्ग टर्म फेजेस है। लेकिन ये नहीं होगा कि कल आपको अगर एचआईवी आप इन्फेक्ट हो गए हैं तो 2 दिन बाद या हफ्ते बाद ये अलामत शुरू हो जाएंगी। बाज लोगों के अंदर ये सालों बाद अलामत आती हैं, महीनों के बाद अलामत आती हैं। तो सिर्फ अलामत पे नहीं जाना चाहिए, ये देखना चाहिए कि क्या हमारा बिहेवियर ऐसा रहा है, हम किसी ऐसे जगह पे हमने सिरिंजेस या इंजेक्शंस लगवाए हैं जहां पे अब हम फील करते हैं कि वो साफ सुथरा नहीं था काम, किसी डेंटल सर्जन के पास ऐसे गए हैं जिसके आलात साफ नहीं थे, आप हजाम के पास गए हैं और आपने वही एक उस तरह जो वो हर मरीज पे हर इंसान पे लगा रहा है वही इस्तेमाल किया है, आपने डिस्पोजेबल नहीं यूज किया। तो ये अगर आपने चीजें की हैं तो मेरा एडवाइस ये होगा कि आप अपना एचआईवी का एक टेस्ट करवा लें, साथ हेपेटाइटिस सी का भी करवा लें। ये 2 बीमारियां ऐसी जानलेवा हैं जो एक ब्लड से दूसरे ब्लड मशीन तरह की चीजों के साथ एक आखिरी बात ये बताएं कि ये अब बच्चों को ये सारी चीजें तो बता दी, तो ये भी फिर रोकें कि नाइट पार्टीज में नहीं जाना? जी जी बिल्कुल। और उसके अंदर और देखिए ये एचआईवी के लिए नहीं, वैसे भी 100 और तरह की बीमारियां लगती हैं। नशा, देखिए अगर आप इंजेक्शन नहीं लगा रहे, इंजेक्टेबल ड्रग यूज नहीं कर रहे, इवेंचुअली कोई भी सा भी नशा यूज करना आप शुरू कर दें तो आपका आखिर जो होता है वो इंजेक्टेबल ड्रग यूज पे आ जाते हैं आप, ये लास्ट है, और वो फिर 100 बीमारियों की वो जड़ है।
तो अपने बच्चों के साथ आपको उनके साथ एक इत्मीनान का रिश्ता कायम करना है और उनको टाइम देना है, उनसे देखना है उनके दोस्त को उनसे यार वो कहाँ जा रहे हैं शाम को। और ये बड़ा जरूरी है कि माँ बाप आजकल ये समझते हैं कि बच्चों की आज़ादी का इशू है, और बच्चे भी कहते हैं ये हमारी आज़ादी का इशू है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चों के दोस्त कौन है और वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे जाके टाइम गुजार रहे हैं। डॉक्टर राना जवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी तशवीश खबर है और इस पे आप जो भी सुन रहे हैं, आपको अपने बहन भाई बच्चे जो हैं उन पर नज़र रखना होगी, उनसे पूछना होगा ताकि वो इस जो मोजी मर्ज है उससे बच सकें। आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अमेरिका ईरान कशीदगी कम ना हुई, इसकी वजूहत क्या है, इस पर बात करेंगे। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ होंगे। अमेरिका और ईरान की जो कशीदगी है वो अभी तक कम नहीं हुई और पाकिस्तान, कतर और इलाकाई जो सालिस हैं वो फिर से मुतहरिक हुए हैं। चल क्या रहा है, इस पे बात करेंगे। दिफाई तजियाकार साबिक सफ़ीर एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। ये दुनिया बड़ी पुरुमीद थी, फिर पीस डील हुई, उसके बाद ये अनन फनन क्या बदला, हुआ क्या, कहाँ से शुरू हुआ काम कि फिर से चीज़ें जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो फ़ारूक आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, जब से MOU साइन हुआ है, हम ये देख रहे हैं कि दोनों कंट्रीज में, अमेरिका में भी और ईरान, दोनों के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस MOU से ज़्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये ममालिक आपस में लड़ते रहें, क्योंकि उसके अंदर उन फोर्सेस की बका है। सो मेरे ख्याल में ये जो 4-5 दिन पहले अटैक हुआ था 3 शिप्स के ऊपर, वो अटैक जो था वो तेहरान से ऑर्डर नहीं हुआ था, बल्कि वो कोई लोकल कमांडर्स थे जो कि रेडिकल ग्रुप पासदारान में शामिल थे और उनकी तरफ से था। और उसकी वजह से अमेरिका को मौका मिला कि पूरी दुनिया जो है जिस इवेंट को देख रही थी, उस इवेंट से दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट हुई और वो वॉर की तरफ चली गई। अगर आप फारूक साहब देखें कि 3 और 4 जुलाई को पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ एक ही खबर नंबर 1 पोजीशन पे ट्रेंड कर रही थी, और वो थी आयतुल्लाह अली खामनाई की डेथ, और जो ईरान ने इस डेथ को पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया था और उसको एक सोशल मीडिया स्पेक्टिकल बना दिया था। जो है क्या कहते हैं, जब ये अटैक हुआ तो अमेरिका और उसके अलाइज को ये मौका मिला कि उन्होंने दोबारा अटैक करके ईरान के ऊपर उस खबर को पीछे ले गए और जंग की खबरें जो हैं वो मोस्ट प्रोमिनेंट होगी, और पूरी दुनिया जो है वो बजाय ईरान से इंप्रेस होने के जो है वो क्या कहते हैं, इस परेशानी में मुब्तला हो गई कि अगर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा बंद हो जाए या क्या कहते हैं जंग दोबारा शुरू हो गई, तो जो एक क्राइसिस पाकिस्तान ने और कतर ने अवॉइड किया था 1 महीना पहले, कहीं वो क्राइसिस दोबारा शुरू ना हो जाए। सो मेरे ख्याल में दोनों कंट्रीज को, अमेरिका को भी और ईरान, दोनों को जो है एक एक कदम पीछे लेना चाहिए। अब जबकि जो मेजर ईरान ने अपना जो है ना आयतुल्लाह खामनाई को यानी उनकी तदफीन कर दी है, और अमेरिका ने काफी अटैक्स करनी है, कोई 200 से ऊपर अटैक्स उन्होंने ईरान के ऊपर कर लिए। सो अब उनको एक एक कदम पीछे लेके दोबारा सिचुएशन को देखना चाहिए और एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकालना चाहिए। एक जो चीज सबसे ज्यादा जिसकी कमी महसूस हो रही है फारूक साहब, वो ये है कि एट द ऑपरेशनल लेवल कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं, कि अगर गॉड फॉरबिड, जिस तरह अगर कोई एक ऐसी चीज हो जाती है जो स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, कोई भी एक्टिविटी, तो कोई ऑपरेशनल कमांडर्स होने चाहिए एट दी लोअर लेवल में भी, जो उनकी सेंट्रल कमांड है उसके बीच में और ईरान के पासदारान के बीच में एक हॉटलाइन होनी चाहिए, ताकि वो आपस में बात करके उस मसले को रिजॉल्व कर लें। स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर तो पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया सब कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की आपस में बातचीत होती रहे, लेकिन बहुत जरूरी है कि ऑपरेशनल लेवल के ऊपर भी एक हॉटलाइन होनी चाहिए। लेकिन सईद साहब, अब आपने कहा ना कि जिस तरह वो 3 जहाज़ों पे हमला होता है, लेकिन ये इससे हमला तो ईरान की तरफ से कंसिडर किया जाएगा ना, चाहे उसे ऊपर से ऑर्डर थे नहीं थे, वो लोकल लेवल पे चीज़ें हुई जैसे भी हुई,
दुनिया या अमेरिका तो इसी नज़र से देखता है ना कि ये तेहरान से ही ऑर्डर है और वहीं से सब कुछ हो रहा है, तो आप फिर इसे कहेंगे कि इस डील के बाद जो आगाज़ हुआ है वो ईरान की तरफ से हुआ है। आप फरूख साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसी तरह पूरी दुनिया में परसीव किया जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे एग्री करते हुए कहूंगा कि ईरान को अब जो पूरी दुनिया से उसने गुडविल हासिल की थी पिछले 3.5-4 महीने के अंदर, उस गुडविल को इस तरह जाया नहीं करना चाहिए। देखिए, इस जंग के दौरान ईरान ने पहली मर्तबा जो है ना एक नया कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर दुनिया को मुतारिफ कराया, और जिसको वो अपनी कॉमन जबान में मोज़ैक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि ईरान को पता था कि उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है और उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो अमेरिका और इजराइल की कंबाइंड जो एयर असॉल्ट है उसको हैंडल कर सके। तो उन्होंने अपने कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को डीग्रेड, या आपके कहते हैं कि उन्होंने उसको नीचे तक लेवल तक ले गए और उन्होंने लोकल कमांडर्स के हाथों में असेट्स भी दे दिए और उनको अथॉरिटी भी दे दी उन असेट्स को इस्तेमाल करने की। जंग के दौरान फरूख साहब, तो उनका ये जो नया प्रोसीजर था इसने बहुत आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया और पूरी दुनिया इंप्रेस हुई कि जब अमेरिका ने 28 फरवरी को उनकी पूरी मिलिट्री लीडरशिप को उड़ा के रख दिया, तो फिर भी उनका जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर था पासदारान का, वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन पीस के दौरान अब ये एक बहुत बड़ी वीकनेस नजर आ रही है फरूख साहब के, अगर आप इसी तरह नीचे कमांडर्स को इतनी अथॉरिटी दे देंगे कि वो आपके अपनी मर्जी से वेपन्स को इस्तेमाल करते रहेंगे, तो मेरे ख्याल में किसी भी कंट्री के लिए बहुत मुश्किल है कि वो पीस नेगोशिएशंस में आगे बढ़े। सो मैं आपसे फुली एग्री करता हूं, ईरान हैज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस एस्केलेशन। तो ये भी बताइएगा, जिससे अमेरिकी सदर ने कहा, खदशे का इजहार किया कि जनाब मैं भी उस पर टारगेट पे हूँ और मैं भी, हो सकता है मेरे साथ भी कुछ हो जाए, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ऐसी कोई चीज़ रहती है, बस ये भी एक जंग के दौरान जो माहौल होता है उसके अंदर? मेरे ख्याल में जो है ना, क्या कहते हैं, अगर आप आज की भी हेडलाइंस देखें फरूख साहब, तो जो IRGC के हेड हैं जनरल वाहिदी, और जो उनकी दूसरी एक फोर्स है जिसके जनरल साहब थे, वो दोनों ने इसी तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं कि आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत का बदला लिया जाएगा और सब कुछ होगा। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि देखिए इस वक्त ईरान के अंदर जो है ना, इस तदफीन के दौरान ईरान ने वाकई ही एक बहुत बड़ा एक शो किया है और लोग लिख रहे हैं कि शायद ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जनाजा था। लेकिन और इस जनाजे के अंदर जो ईरानी पब्लिक है उसके जो आप कहेंगे जज्बात जो हैं, वो बहुत इस वक्त वो दुखी स्टेट में हैं और वो ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हो। सो लेट अस होप सो कि जी के क्या कहते हैं कि ये सिर्फ वक्ती स्टेटमेंट्स हों, ठीक है ना। और जो एक लीडरशिप का बेसिकली फरूख साहब रोल यही होता है कि वो मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले करती है लार्जर नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, और फिर लोग वक्त के साथ उनके उस फैसले को समझ जाते हैं। सो बजाय इसके कि जज्बात ईरान को लीड करें और वो पूरी दुनिया की सिंपैथी को खो दे, जो कि वो इस अटैक पिछले 3-4 दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत ईरान जो है उसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और जो पूरी दुनिया में सिंपैथी उनके लिए थी उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। सो मेरे ख्याल में जो है ना, ईरान को रीथिंक करना चाहिए अपने मैनेजमेंट को। अगर उनके दरमियान कोई इख्तलाफात हैं भी, और हो सकते हैं इट इज फरूख साहब बिल्कुल नॉर्मल के जो है ना कि मिलिट्री सेटअप और पॉलिटिकल सेटअप के अंदर कोई पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस हो, लेकिन आयतुल्ला अली खामनाई ने बहुत अच्छे तरीके से उनके जो सिस्टम को हैंडल किया हुआ था, और वो ये था कि जो सुप्रीम लीडर था उसके पास एक फाइनल अथॉरिटी होती थी, और जब वो कह देता था तो नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स जो है उसको मानते थे। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त या तो मुश्तबा खामनाई साहब जो हैं वो इस हालत में नहीं है, उनकी सेहत इजाजत नहीं दे रही कि वो टोटल कमांड एंड कंट्रोल अपने हाथ में लें, या वो इतने इस वक्त सख्त फैसले लेने के यानी कि इरादा नहीं रखते। सो मेरे ख्याल में जो भी है, लेकिन ईरान को अपने कमांड अथॉरिटी को
की तरफ रीलुक करना होगा। और अगर वो ये चाहते हैं कि एमओयू फाइनली एक पीस डील की तरफ बढ़े, तो मैं समझता हूं कि क्या कहते हैं कि उनको जो है एक मिडिल ग्राउंड की तरफ बिल्कुल दुरुस्त अपनी फरमाया कौम को आपने कि ये जो मामला है अब ईरान को इसको देखना होगा। जब पूरी दुनिया के सामने मुआहदा हुआ है, चीज़ें बढ़ी हैं, तो फिर ये कहाँ पे ख़राबी आई, और फिर दोनों फ्रीकैन को, अमेरिका और ईरान को, इसकी पासदारी करनी चाहिए, दुनिया को अमन की तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। तो एक नस्ला टावर, आपने नाम तो सुना होगा, ये क्या मामला हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, वफाकी आईनी अदालत ने इसके ऊपर ये कहा, अहकामात दिए, जो उस वक्त के अहकामात थे उनको आप यूँ समझिए कि उन्होंने कहा कि वो ठीक नहीं था, अदालत तजावुज़ कर रही थी, अपने इख्तियारात से आगे बढ़ रही थी और उनको महदूद रहना चाहिए था वहाँ पे। ये हुआ क्या, और फिर जो अहकामात थे उसके बाद नुकसान हुआ, इसका अजाला कौन करेगा? इस पर बात करेंगे। आबिद ज़ुबैरी साहब सीनियर माहिर कानून है, हमारे साथ होंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। 31 जनवरी 2022 जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का सर्विस का आखिरी रोज़ था, उसी रोज़ कराची के मारूफ नस्ला टावर का इनादाम भी मुकम्मल हो गया। नस्ला टावर और जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का क्या ताल्लुक़ है, इस पर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं आज की सबसे अहम खबर से। वफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर की मसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 19 के अहकामात वापस ले लिए। वफाकी आईनी अदालत ने फैसले में कहा कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर समात मुकदमे से आगे बढ़कर भी वसी अहकामात जारी किए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर मसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। मज़ीद कहा कि मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई हर मुकदमे में लाजमी आइनी तकाजा है। अदालत का मकसद गैर कानूनी तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं, सिर्फ कानून के मुताबिक कार्रवाई को यकीनी बनाना है। कराची में गैर कानूनी तामीरात से निपटने के लिए मौसर कानूनी निज़ाम और मुतलका इदारे पहले से मौजूद हैं। सिंध हुकूमत और मुतलका इदारे गैर कानूनी तामीरात की निगरानी और कार्रवाई के आइनी व कानूनी तौर पर पाबंद हैं। वफाकी आईनी अदालत ने 21 दिसंबर 2018 और 22 जनवरी 2019 के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और उनके तहत होने वाली कार्रवाइयाँ वापस ले लीं। जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह का अज़ाफ़ी नोट भी फैसले में शामिल है, जिसके मुताबिक शहरियों के बुनियादी हकूक़ और अवामी सहूलियात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। पार्क्स, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट्स, फुटपाथ, साहिल और दीगर अवामी मकामात को गैर कानूनी कब्ज़ों और तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। साल 2021 में कराची की सियासत में नस्ला टावर सबसे ज़्यादा मौज़ूए बहस बना रहा। जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और MQM ने नस्ला टावर की तामीर की ज़िम्मेदारी एक दूसरे पर आयद की। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान को निशाना बनाया गया। असल मामला 16 जून 2021 को शुरू हुआ, जब उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान इस इमारत की सर्विस रोड पर तामीर की बुनियाद पर तजावुज़ करार दिया और इसे गिराने के अहकामात जारी किए। 19 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में नस्ला टावर के बिल्डर्स को हुक्म दिया कि वो रिहायशी व तजारती मुतासरीन को 3 माह के अंदर इजाले की रकम अदा करें, और जब बिल्डर्स ने इस पर अपील की तो इसे भी मुस्तरद कर दिया गया। 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को हुक्म दिया कंट्रोल धमाके के जरिए 1 हफ्ते के अंदर इस इमारत को गिरा दिया जाए। इन अदालती अहकामात पर इंतजामिया की जानिब से मकीनों और ताजरों को तंबीह की गई कि 27 अक्टूबर 2021 तक इमारत खाली कर दी जाए। इमारत को गिराए जाने का काम शुरू कर दिया गया था, मगर अदालत ने कमिश्नर कराची को अहकामात पर अमल दरामद पर नाकामी पर तंबीह की थी। नस्ला टावर मुनहदिम हो गया, आम शहरियों की करोड़ों की जायदाद बर्बाद हो गई। एक फ़ैसले की वजह से ख्वाबों को तिनकों में उड़ा दिया गया, और आज वफाकी आईनी अदालत के फ़ैसले के बाद सवाल यह है कि फ़ैसला सुनाने वालों का एहतसाब होगा या नहीं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, आप सीनियर माहिर कानून हैं कि होता क्या है इस मुल्क में, पहले कर लिया जाता है, उसके बाद फिर अदालत कहती है कि ये बात ठीक नहीं थी, लेकिन अब जो ये नुकसानात हुए हैं, आम आदमी का जो पैसा ज़ाया हुआ है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? ज़ुबैरी साहब बताइएगा कि ये जो फ़ैसला आया वफाकी आईनी अदालत का, इससे पहले वो फ़ैसला था जिससे ये मुनहदिम किया गया, और अब फिर हम देख रहे थे कि वहाँ पर लोग गए, कुछ लोग आबदीदा थे, कोई मालकान थे जिनके वहाँ पर फ्लैट्स थे। तो ये क्या हुआ? पहले ठीक हुआ था, अब ठीक हुआ क्या? और फिर जिन लोगों के नुकसानात हुए उनका इजाला कैसे होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए 2 चीज़ें हैं, मैं आपको बताता चलूँ। मैं नस्ला टावर में वकील था इन बेचारे लोगों का जो वहाँ रिहाइश पजीर थे, और मैं आपको बताइए आज जो फैसला हुआ है
ये उस केस में नहीं हुआ है। वो दो पटिशंस चल रही थी, एक थी CP9 ऑफ 2005 जो हमारे मरहूम मेयर थे कराची के नेमतुल्लाह खान साहब, उन्होंने दाखिल की थी। ये नसला टावर का इशू सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो उसके अंदर उठाया। ठीक है। और देखिए उसके इशू ये था कि उन्होंने कहा कि ये इंक्रोच लैंड पे, यानी कि जो जमीन जो उनकी अलॉटेड जमीन थी उससे ज्यादा पे ये बिल्डिंग बना दी गई। हमने यहाँ तक कहा कि अगर आप ये कहते हैं इसको तोड़ दें, लेकिन इस तरह में हमारा जो केस था कि जी ये बिल्कुल नहीं है, ये 1957 से लेके मुख्तलिफ वक्तों पे, और जहाँ ये शारा कायदीन पे ब्रिज बना, जहाँ रिंग रोड या शारा फैसल और शारा कायदीन मिलती हैं, तो उसके बाद रीएडजस्टमेंट में और लैंड ऑफर हुआ इनको, लेकिन वो लीज अमेंड नहीं हो सकी और उसमें तब्दीली नहीं हो सकी क्योंकि एक लिटिगेशन चल रही थी हाई कोर्ट के अंदर, जिसकी वजह से उसकी अमेंडमेंट नहीं हुई। लेकिन ये 1957 में जब शारे फैसल जो उस जमाने ड्रिग रोड कहलाती थी उसको छोटा कर दिया गया, और जितने मकीन थे वहां उनको 20-20 फुट जमीन दे दी गई। तो ये हर चीज, और फिर प्लान भी अप्रूव हुआ सही। अब मैं एक खरीदार हूं, मैं जाता हूं, मैं अथॉरिटीज के पास जाता हूं, कहते हैं सही है, बिल्कुल बिल्डिंग सही कंस्ट्रक्ट हुई हुई है, जमीन भी सब सही है, मेरे पास और क्या चीज होती है चेक करने के लिए? मुझे तो नहीं पता कि जी अगर वो गलत हुआ या हमने यहाँ तक कहा कि हमारा क्या कसूर है कि जी आप इस तरह से करें। लेकिन मैं आपको बताऊं वाकई ये जुल्म हुआ था, क्योंकि इसके अंदर कोई इलीगैलिटी या कोई गैर कानूनी बात नहीं हुई थी। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, लेकिन हमारी दादरसी नहीं हुई और ऑर्डर कर दिया गया। लेकिन ये पटिशन जो आज जिस केस का फैसला हुआ, मैं समझता हूँ ये बड़ा खुश आइंद फैसला है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। ये एक और केस था जिसके अंदर उसमें भी मैं वकील था, तो उसके अंदर इस केस का फैसला हुआ। लेकिन ये कह देना कि ये नसला टावर के अंदर इस केस का जो आज फैसला हुआ है, मैं समझता हूँ ये गलत है, क्योंकि नसला टावर का वो दूसरी पटिशन थी उसके अंदर हुआ था। लेकिन इसका असर उस पर भी होगा, कितने लोगों क्योंकि का नुकसान हुआ था? बेसिक प्रिंसिपल जो उस वक्त जब इसे गिराया गया, कितने लोग थे, कितने लोग मुतासिरीन थे इसके? बहुत हजारों लोग थे, क्योंकि नेचुरली इसमें ये 10-12 मंजिल की बिल्डिंग थी, इसके अंदर मुख्तलिफ फ्लैट्स थे, उसमें आप देखिए एक 5-10-20 काफी हंड्रेड्स ऑफ लोग थे। आप देखिए उस जमाने प्रोटेस्ट हुई, आबाद ने की, उस जमाने में बख्शी साहब और ये मोहसिन शेखानी साहब थे, वो बड़े उन्होंने बड़ी कोशिशें की और समझाने की कोशिश भी की कि देखिए कि इसके अंदर इलीगैलिटी नहीं। आबाद ने भी बड़ा इसके अंदर प्रोटेस्ट की थी। लेकिन फिर ये जो सुओ मोटो का एक सिलसिला चल उठा, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ ऑन द ग्राउंड्स और ये हमारी तरामीम भी जो हुई, उसमें ये हुआ था कि कोई सुनवाई तो होती ही नहीं थी, और फिर जो भी कोर्ट फैसला करती थी वो जुडिशियल ओवर रीच हो गई। आप बताइए कि आपकी, हमारा आइन हमें हकूक देता है, बुनियादी हकूक है कि मेरी जमीन कोई जबरदस्ती नहीं ले सकता, लैंड एक्विजिशन हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी कॉम्पनसेशन दिया जाता है। यहाँ बिल्डिंग गिरा दी गई, घर से बेघर हो गया मेरे पास, मुझे कहाँ जगह दी गई कि बगैर। अब इन लोगों के साथ क्या हुआ पिछले 8-8 साल से बेचारे बेघर, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो गए। जो ओनर थे इस जमीन के जिन्होंने बिल्डिंग बनाई, उनका इंतकाल हो गया इसके बाद, जो ये सानिया हुआ। तो देखिए उसका उनकी जिंदगी का कौन जवाब देगा जो उनके साथ हुआ। अब बदला क्या है इन लोगों के साथ? क्या जुबैरी साहब, वफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद बदला क्या है, क्या होगा? कि बस उन्होंने कह दिया कि अदालत को यहाँ तक महदूद रहना चाहिए था, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था? नहीं, बहुत देखिए इससे 2-3 चीजें बहुत बड़ी हुई हैं। पहले तो एक आप याद, एक ब्लैंकेट एक स्टे दे दिया गया था उसे, और उसमें जो वर्ड यूज किया है जस्टिस आमिर फारूक ने कि जी कंटिन्यूअस मैंडेमस, यानी पूरा हुक्म दे दिया कि जी कराची में कमर्शियल आईटी नहीं हो सकती, प्लान्स अप्रूव नहीं हो सकते, ओरिजिनल मास्टर प्लान से वो चीजें खत्म हो गई। इससे जो एक्टिविटी होगी हमारी यहाँ, बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग कितने लोग मुंसलिक हैं, कोई 115 या 20 इंडस्ट्री इस में अफेक्ट होती हैं। ये जो बिल्डिंग का होता है 120 इंडस्ट्रीज फीड करती हैं इसको, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को, तो ये सारी रिवाइव होंगी इंशाल्लाह। कराची के माशी उस पर बहुत इसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होगा, और जो एक ब्लैंकेट स्टे दे दिया गया तो खत्म हो गया। लेकिन देखिए इस पर मैं आपको बताऊं, इसमें जो एडिशनल नोट भी दिया जस्टिस अरशद हुसैन साहब ने, वो भी पढ़ने वाला है। उन्होंने एनवायरमेंटल का है, और देखिए जस्टिस आमिर फारूक ने ये नहीं कहा कि जी कोर्ट इसमें इंटरफियर नहीं कर सकती। उन्होंने कहा ये केस का मुद्दा नहीं था सामने, आप उससे आगे नहीं जा सकते थे। लेकिन इलीगैलिटी को उन्होंने नहीं कहा कि कोई इलीगल बिल्डिंग बन रही है, अगर वो, और एसबीसी खुद इतना कंट्रोवर्शियल डिपार्टमेंट है और इतनी वहाँ इतनी रिश्वत दी जाती है बिल्डिंग के नक्शे पास कराने के लिए, उस पर कई जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की इस इशू पे। आप उनके रहमो करम पे तो हमें नहीं छोड़ सकती ना अदालत। अगर अभी भी कोई इलीगैलिटी होगी तो आपके पास हक होता है, अगर वो लोग नहीं दादरसी करते हैं, इलीगैलिटी करते हैं, अदालत के दरवाजे खुले हैं आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका अब्बद जुबैरी साहब। ये मामला हुआ था, नसरा टावर गिराया गया, नुकसानात हुए लोगों के, लेकिन अब वफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद चीज़ें मुख्तलिफ हैं। लेकिन फिर भी सवाल ये है
कि उनके नुकसानात का ज़ाला कौन करेगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एलानी के बाद।